Good morning, people. This is Hemant Kumar, teacher of anthropology and political expert. Today topic is classical language in India. Prime Minister committee are published and join the 5 another classical language. प्रधानमंत्री की जो कमिटी थी, उस कमिटी ने क्या किया है कि क्लासिकल लैंग्वेज शास्त्रीय भाषा को और 5 जो शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई है, वो 5 शास्त्रीय भाषा क्या क्या है उसकी हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद इसका शास्त्रीय भाषा में जो शास्त्रीय लैंग्वेज है उसमें कोई लैंग्वेज जुड़ा जाता है, उसका क्या फ़ायदा है। फिर उसके बाद इसका महत्व क्या है। क्लासिकल लैंग्वेज अगर जुड़ता है तो उसका महत्व, उसके प्रति देश में सम्मान, मान सम्मान जैसी चीज़ें, विदेशी ताकतें भी उससे प्रभावित होती है। इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। उसके साथ ही हम यह देखेंगे कि पहले कितने जो शास्त्रीय भाषा थी उसको जोड़ा गया था, पहले कौन कौन से राज्यों की जो भाषा थी वो जोड़ा गया था। तो चलिए अब हम शास्त्रीय भाषा के बारे में जानते हैं। शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का जो मानदंड है कि आखिर कैसे शास्त्रीय भाषा होना चाहिए, उसके लिए मापदंड है कि प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की संरक्षण में जो भाषा है वह भाषा 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। जो भी शास्त्रीय भाषा में जो भाषा जोड़ा जाएगा उसका जो पुरान काल से लेकर 1500 से लेकर 2000 वर्षों तक का उसका क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड इस तरह से होना चाहिए कि उसका प्राचीन साहित्य हो, ग्रंथ संग्रह हो, शिलालेख हो, साक्ष्य हो। और साक्ष्य के साथ साथ यह जरूरी है कि जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को पीढ़ी दर पीढ़ी वो लैंग्वेज चलती आ रही। जैसे अगर हम बात करें कि भोजपुरी जो भाषा है जब से शुरुआत हुई तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते ही आ रही है। उसी तरह जो बंगाली लैंग्वेज है, बंगाली लैंग्वेज भी वो चली ही आ रही है सदियों से। उसके साथ साथ जो नौजवान बच्चे, जो जन्मजात बच्चे होते हैं, वहाँ से भी मदर टंग जो है वो बंगाली ही होती है। इस तरह से हम यह समझ सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसका होना चाहिए। उसके बाद विरासत का दर्जा उसको मिला होना चाहिए। जैसे प्राचीन ग्रंथों में जैसा इसका रामायण होना चाहिए, महाभारत होना चाहिए उस ग्रंथ, उस भाषा में बहुत सारे शिलालेख होना चाहिए, पत्थर पे उकेरा होना चाहिए। ऐसी जो कमिटी के जो जांच पड़ताल करने वाले लोग हैं वो इस बात की जांच करते हैं। अब आइए हम यह जानते हैं कि जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि भारत में जो अभी तक जो 22 भाषाएं हैं वो आधिकारिक रूप से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि इन 22 भाषाओं में कोई भी हम एग्जाम दे सकते हैं। जो एग्जाम की प्रारूप है उस प्रारूप को इन 22 भाषाओं में हम अपना जिस जगह पे हम काम करने जाएं उस लैंग्वेज में हम बात कर सकते हैं, उस लैंग्वेज में हम अपनी जो आवेदन है वो लिख सकते हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि 22 भाषाओं का ये महत्व है। फिर उसके साथ जो क्लासिकल लैंग्वेज का मापदंड होना चाहिए उसमें हम देखते हैं कि भारतीय भाषा की नई श्रेणी जो बनाई गई थी, मनमोहन सरकार उस समय आई हुई थी और उस सरकार ने बनाया 2004 में। यह जो क्लासिकल लैंग्वेज शास्त्रीय भाषा की जो बात है वह कब भारत में इसका प्रारूप और प्रचलन हुआ, तो इसका प्रचलन 2004 में हुआ था। 2004 की जो घटना है वो राजनीतिक तरफ से बहुत ही उथल पुथल वाला समय था। तो उस समय हम सभी देशवासियों को खुश करना चाहते थे, इस वजह से ताकि दक्षिण उत्तर पूरब इस सभी लोगों में थोड़ा बहुत कंप्लीट था, उस वजह से उन सभी को खुश करने की वजह से हमें क्या करना पड़ा था, तमिल भाषा, संस्कृत भाषा, तेलुगु भाषा, कन्नड़, मलयालम, उड़िया को क्या किया गया, इन सभी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा में जोड़ा गया था। उसके साथ ही जो अभी जो प्रधानमंत्री के रूप में उनकी कमिटी के अंदर जो प्रारूप बनाया गया उसमें और भी 5 भाषाएं जोड़ी गई। तो पहले से जो भाषा थी वो तो 5
6 थी और अभी जो भाषा जोड़ी गई है वो 5 है, जो सब मिलाकर हो जाता है 11। तो अभी अभी जो भाषा शास्त्रीय लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज में जुड़ा गया है वह है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ये 5 भाषा फिर से शास्त्रीय भाषा में जोड़ी गई है और इसके साथ साथ इन सब का महत्व भी आप सबको समझाया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें प्राकृत भाषा की, तो ये जो प्राकृत भाषा है वो मध्य भारतीय आर्य भाषाओं का एक समूह है जो 3री से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच का भाषा माना गया है। उसके साथ ही अगर हम कहें कि जो प्राकृत भाषा है उसका मूल स्वरूप संस्कृत से ही मिलता जुलता है, संस्कृत से ही उभरने का इसका मूल कहा जाता है। जैसे कि संस्कृत से ही अगर जब बाहरी मुल्कों के लोगों ने जब इस पे जांच पड़ताल किया कि सर्वश्रेष्ठ किस भाषा को माना जाए, तो सबने संस्कृत भाषा को ही सर्वश्रेष्ठ माना और सबने ये माना कि संस्कृत से ही सारे लैंग्वेज सारी भाषाओं का उद्भव बताया गया। उसी तरह अगर हम प्राकृत भाषा की बात करें तो उसमें जैन सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए प्राकृत भाषा का बहुत प्रचार किया गया और बहुत प्रयोग किया गया प्राकृत भाषा का। और प्राकृत भाषा में ही जैन समुदाय के बहुत सारे जो सांस्कृतिक साहित्य और धार्मिक किताबें हैं वो किससे मिलती जुलती है, प्राकृत भाषा की ही अंदर आती है। अब हम यह चर्चा करेंगे कि प्राचीन भाषा और जो क्लासिकल लैंग्वेज शास्त्रीय भाषा है जिसमें 5 भाषाएं हमने अभी जोड़ने की बात की और 6 पहले भाषा जोड़ने की बात की, जिसमें था तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और उसके साथ जो अभी अभी जोड़ा गया है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली लैंग्वेज जोड़ा गया है। अब हम जानते हैं कि इन प्राकृत और शास्त्रीय भाषाओं क्लासिकल लैंग्वेज का महत्व क्या है। तो प्राचीन साहित्यिक धरोहर का डिजिटलकरण होगा। जो प्राचीन साहित्यिक धरोहर हमारे ये जितने लैंग्वेज है उसका डिजिटलकरण होगा, इसका संरक्षण होगा, इसके प्रति लोगों की सीखने, समझने और सृजन करने की इसमें क्या होगा, लोगों के ऊपर, लोगों के प्रति इस क्या होगा, इसमें और भी लोग लुभावने होंगे और भी इसके प्रति, इन भाषाओं के प्रति सम्मान मिलेगा, रिसर्च होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, उसके साथ ही इन भाषाओं के प्रति रोजगार मिलेगा, रोजगार सृजन होगा। ऐसे हम कह सकते हैं कि इन क्लासिकल लैंग्वेज में हम आगे अपने भारत को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें बंगाली जो लैंग्वेज है वो वहाँ के जो लैंग्वेज है उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है। ठीक उसी तरह जो तमिल के हैं उनके जो पार्लियामेंट होती है, वहाँ की जो विधानसभा होती है, उन सब में तमिल भाषा में ही होती है। तेलुगु का जो तेलुगु बोलने वाले हैं वहाँ में तेलुगु में ही उनकी बातें होती है, उड़ीसा में उड़िया भाषा में ही बातें होती है। इस तरह से मराठी जो लैंग्वेज है महाराष्ट्र के इलाके में जो वहाँ की विधानसभा है, ऊपरी सदन और लोअर सदन है, उसमें भी मराठी भाषा का ही उपयोग होता है। इस तरह से अगर हम बात करें तो यह हम कह सकते हैं इसी वजह से हमने यह किया कि इन 5 भाषाओं को और शास्त्रीय भाषा का प्रारूप दिया जाए। आने वाले समय में भी ऐसे ही इन कई और भाषाएं जुड़ने की संभावना है। तो अब आइए हम पाली भाषा के बारे में बात करें। पाली जो भाषा है वो संस्कृत संबंधी इंडो यूरोपीय धार्मिक भाषा, बौद्ध ग्रंथों और साहित्य और साहित्यों में प्रयोग किया गया था। जो पाली भाषा है वो बेसिकली यही माना जाता है कि पाली भाषा से ही बौद्ध ग्रंथों का और उनके साहित्यों का लिखा गया था। इसमें पाली भाषा को बढ़ाने और इनको विकसित करने में भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि पाली भाषा का उद्भव भगवान बुद्ध के द्वारा ही हुआ और पाली भाषा का विकसित होना और इस संसार के हर एक कोने कोने में पाली भाषा का जाना भगवान बुद्ध के जितने अनुयायी हैं उनके कारण ही संभव हो पाया। इसी तरह अगर हम पाली भाषा की बात करें कि इससे क्या फायदा है, तो इससे ये होगा कि शोध की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। पाली अनेक प्राकृतिक भाषाओं का मिश्रण है। हम
जैसे कि कहे कि भगवान बुद्ध की भाषा है, उसी तरह हम कह सकते हैं कि जो पाली भाषा है वो प्राकृत भाषा के कई ऐसे वर्ड हैं, कई ऐसे बातें हैं जो किसका मिश्रण है, प्राकृत भाषा का ही मिश्रण है पाली भाषा। हम कह सकते हैं कि जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इस पाली भाषा को एकीकृत किया गया था, जो प्राकृत भाषा है उसको एकीकृत करके हम उस एकीकृत का नाम ही दिया था पाली। अगर हम बात करें तो थेरवाद का जो सिद्धांत है, जो थेरवाद का सिद्धांत है, उस सिद्धांत में यह कहा गया कि थेरवाद का सिद्धांत की भाषा में संदर्भित है कि जो 2000 से अधिक वर्षों तक भारत, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के थेरवाद बौद्ध मानते थे। बौद्ध की जो भाषाएं थे वो थेरवाद के सिद्धांत के प्रारूप ही है। अगर हम पाली लैंग्वेज की बात करें तो पाली लैंग्वेज भारत, श्रीलंका और यहाँ तक कि चाइना के जो बौद्धिस्ट मंक का जो इलाका है, जिसको हम कई अनेक नामों से जानते हैं, जहाँ पे विवाद भी चलते आ रहा है, उस जगह में भी, चाइना के कई जगह में भी क्या ये पाली भाषा का ही प्रयोग होता था। और इस भाषा को, जैसे मैंने पहले कहा कि इसको बुद्ध की भाषा भी कहते हैं और ये बुद्ध की भाषा है। उसी तरह अगर हम बंगाली लैंग्वेज की बात करें तो बंगाली लैंग्वेज में, जैसे मैंने कहा कि इसका बहुत सारा शास्त्रीय शिलालेख और जैसे बहुत सारे साहित्य, यहाँ तक कि वहाँ पे बंगाली भाषा में रामायण भी है। इस तरह से उस भाषा को जो क्लासिकल लैंग्वेज मिला ये संभव था। और जो बंगाली भाषा है वो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम के जो ब्राक घाटी है वहाँ पर अधिकतर बोला जाता है। यहाँ तक कि अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में जो बंगाली लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो देखिए, हमें उस वहाँ से तो कुछ लेना देना नहीं है, परंतु अगर हम बंगाली भाषा को जो शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय भाषा भी जोड़े हुए हैं, इसका हमारे लिए और बंगाली समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से आज हमने ये चर्चा की कि शास्त्रीय भाषा का महत्व, उद्भव और कब इसको जोड़ा गया, तो आप सब समझ गए होंगे। अगर आप सबको यह क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस पे शेयर, कमेंट कर सकते हैं और कुछ त्रुटियां हो उसको भी आप कर सकते हैं। आप सबने मुझे सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।